जब वह गांव जिंगे हुग्वांग की पहाड़ी वाली विला पहुंची, उसके हाथ खाने के डिब्बों, सूप और दस्तावेजों से भरे हुए थे। लेकिन उन फाइलों के बीच एक और छिपा हुआ काम था, बियान शिंगलान का दिया हुआ गुप्त मिशन। लिन शू के इस्तीफे के बाद से उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। वे घर में बंद एक खोलहीन जीव की तरह पड़ा रहता, न बाहर जाना, न लोगों से मिलना। ताओ शियाओतियन के अस्पताल में रहने के दिनों में वह थोड़ा निकलता था, लेकिन अब वह फिर पूरी तरह घर में सिमट गया था। पहले जब भी बियान शिंगलान कोई अजीब सलाह देता, गाओ जिंगे ऊपर ऊपर हाँ कह देती और अंदर ही अंदर उसे नजरअंदाज कर देती। लेकिन इस बार बात अलग थी, उसने भी महसूस कर लिया था, लिन शू भीतर से ठीक नहीं है। दरवाजे का कोड डालकर वह चुपचाप अंदर घुसी। उसे डर था कि कहीं लिन शू सो न रहा हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के भीतर से तेज वायलिन की आवाज गूंज उठी, इतनी तेज कि वह खुद चौंक गई। कमरे में सफेद धुआं भरा हुआ था, हवा में मक्खन जैसी मीठी तंबाकू की गंध थी, जो गाओ जिंगे को लगभग खांसने पर मजबूर कर रही थी। उसने मुंह ढका और धीरे धीरे अंदर बढ़ी। वह फूलदान के पीछे छिपकर ड्राइंग रूम की तरफ झांकी और जो देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं। लिंशु सोफे पर बैठा था, स्क्रीन पर चल रही फिल्म में डूबा हुआ, और उस स्क्रीन पर था केन यूची। पहले उसने खुद को समझाया, शायद यह सिर्फ एक फिल्म है, महज संयोग। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि जैसे ही कैमरा केन यूची से हटता, लिन शू चिढ़कर वीडियो पीछे कर देता और फिर वही शॉट दोबारा देखता। एक बार नहीं, कई बार। अब गाओ जिंगे के पास खुद को समझाने का कोई बहाना नहीं बचा था। लिन शू सचमुच किन यूची में दिलचस्पी रखता था। इस सच को स्वीकार करने में उसे लगभग 2 मिनट लग गए। फिर उसने खुद को संभाला, वापस दरवाजे तक गई और जानबूझकर उसे जोर से बंद किया ताकि अपनी चुपचाप घुसपैठ छिपा सके। वायलिन की आवाज अचानक रुक गई। तुरंत लिन शू की सतर्क आवाज गूंजी, कौन? वह पकड़ा गया शिकारी नहीं, अब भी चौकन्ना जानवर था। मैं हूँ, गाओ जिंगे ने ऐसे जवाब दिया जैसे अभी अभी अंदर आई हो। जब वह लिविंग रूम में पहुंची तब तक स्क्रीन सफेद हो चुकी थी, फिल्म बंद की जा चुकी थी। लिनशू ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। उसने बेहद सामान्य स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस सोने वाला था। लेकिन गाओ जिंगे अब जान चुकी थी कि सच कुछ और है। गाओ जिंगे ने बिना कुछ जताए खाना खोला और बोली, तुम्हारी पसंद की चीजें लाई हूँ, गरम रहते खा लो। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन भीतर अब सवालों का तूफान था। लिनशू ने थकी हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह फिर से सोफे पर आधा लेट गया, जैसे बातचीत भी उसके लिए बोझ हो। अगर मैं फिर भी ना आती तो शायद तुम घर में भूखे ही मर जाते। गाओ जिंगे ने शांत स्वर में कहा। सच भी यही था, पिछले 1 महीने से लिन शू लगभग शराब और सूखे बिस्कुट पर जिंदा था। उसने फाइलें निकाली और कहा, शेयरों का काम लगभग तय हो गया है, बस साइन कर दो। बिजनेस की भाषा हमेशा गाओ जिंगे का कवच रही थी, खासकर तब जब भावनाएं संभालनी मुश्किल हो। गाओ जिंगे ने विस्तार से बताया, अगले हफ्ते कीमतें, सेकेंडरी मार्केट, निजी सौदे, और अंत में अनुमान लगाया कि कुल रकम 20 अरब से भी ज्यादा बैठेगी। लिनशु ने कागज बस यूं ही उल्टे पलटे, एक फीकी हंसी हंसा और साइन कर दिए। 4 साल की मेहनत और अब सब कुछ ही स्ट्रोक्स में खत्म हो रहा था। जब गाओ जिंगे ने पूछा कि क्या वह जानना नहीं चाहता कि शेयर कौन खरीदेगा, तो लिनशु ने उदासीनता से सिर उठाया, जैसे अब उसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। नाम सुनते ही उसके होठों पर व्यंग्य आ गया, शेख इजुन। उसे यह नाम सुनकर हैरानी नहीं हुई, बस एक तरह का मनोरंजन महसूस हुआ। अगर वह और लिन किक्सिन आपस में भिड़ते तो दृश्य देखने लायक होता। सब उसे बेच दो, सेकेंडरी मार्केट की जरूरत नहीं। उसके इस फैसले ने गाओ जिंगे को भी चौंका दिया, लेकिन लिनशु का चेहरा साफ कह रहा था, वह परिणामों की परवाह नहीं करता। बात खत्म होते ही गाओ जिंगे ने फिर उसी चीज पर लौटना सही समझा जो वास्तव में जरूरी थी। अब उठो, सूप पियो, खाना खाओ। उसकी आवाज बिल्कुल स्कूल टीचर जैसी थी। लिनशु ने पहले अनसुना किया, फिर कुछ देर बाद चिढ़कर बैठ गया, इतनी चिंता मत करो, किंडरगार्टन टीचर। लेकिन उसने सूप उठा ही लिया। गाओ जिंगे सचमुच उसके ऊपर खड़ी रही, जैसे कोई बच्चा खाना खा रहा हो और वह निगरानी कर रही हो, और कमरे में अब खाने की खुशबू मक्खन तंबाकू की महक से मिलकर एक अजीब भारी गंध बना रही थी। जब उसने उसे कम धूम्रपान करने को कहा, तो लिन शू ने लगभग आहत चेहरे से ई सिगरेट की तरफ इशारा किया, मैं स्मोक नहीं करता, बस खुशबू जलाता हूँ। यह जवाब जितना अजीब था, उतना ही सच्चा भी। फिर गाओ जिंगे ने अपने बैग से एक ट्रैवल बुकलेट निकाली और उसके सामने रख दी, कोह समूई, गर्म समुद्र, धूप, टायरंडे बे। ये असल में आराम की सलाह नहीं, उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश थी। लिनशु ने बुकलेट बस सरसरी निगाह से देखी और फेंक दी। मुझे नहीं जाना। उसके लिए दुनिया का कोई भी गर्म किनारा इस जड़ ठंड से ज्यादा आकर्षक नहीं था। तब गाओ जिंगे ने सीधा दिल पर वार किया। उसने पहली बार खुलकर कहा, यह आराम नहीं है लिनशु, तुम बस घर में पड़े हो, न ठीक से खाते हो न बाहर जाते हो, यह खुद को खत्म करना है। लिनशु ऐसे लहजे से सबसे ज्यादा बचता था। कुछ देर बाद उसने आखिर हार मानी, मैं सोचकर बताऊंगा, जहां जाना होगा बता दूंगा। यह वादा छोटा था, लेकिन पूरी तरह इनकार भी नहीं था। उसने थोड़ा सा खाया, कुछ चम्मच सूप पिया और फिर वापस सोफे पर लेट गया। गाओ जिंगे ने बचे हुए खाने को अलग अलग डिब्बों में बांटा, फ्रीजर में रख दिया और उसे फिर एक बच्चे की तरह समझाने लगी कि माइक्रोवेव में कैसे गर्म करना है। लिन शू आंखें बंद किए बस हूं में जवाब देता रहा, जैसे वह सो रहा हो।
लेकिन शायद वह सिर्फ सुनना चाहता था कि कोई अब भी उसकी चिंता करता है। जाते जाते गांव जिंगे ने जैसे यूं ही पूछा, मिस्टर किन अभी भी तुम्हें फूल भेज रहे हैं? क्या करूं उनके साथ, पहले की तरह सड़ने दूं? यह असल में सवाल नहीं, एक परखा हुआ जाल था। कमरे में एक पल की चुप्पी रही। फिर लिंशु की भर्राई आवाज आई, फेंक दो या किसी और को दे दो, जैसा ठीक लगे। शब्द ठंडे थे, लेकिन वे पूरी तरह खाली नहीं थे। गाऊ जिंगे बाहर निकल गई, लेकिन गई नहीं। दरवाजे के बाहर पीठ टिकाकर वह ठंडी हवा में खड़ी रही, इंतजार करती हुई, जैसे उसे पहले से पता हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। करीब 20 मिनट बाद उसने फिर कोट डाला और बहुत धीरे से अंदर दाखिल हुई। इस बार घर में वायलिन नहीं, एक कोमल वेडिंग मार्च बज रही थी। लिंशु अब सोफे पर लेटा नहीं था। वह घुटनों को बाहों में भरकर सिकुड़ा बैठा था, ठोड़ी को कोहनियों पर टिकाए, बिल्कुल एक खोए हुए बच्चे की तरह। स्क्रीन पर केन्यूची सफेद सूट पहने खड़ा था, हाथ में सफेद गुलाब लिए और बेहद कोमल मुस्कान के साथ कह रहा था, आई लव यू। लिंशु की आंखों में उस पल जो भाव थे वे छुपाए नहीं छुप रहे थे।